गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12 का जो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री की जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया है उसमें आपको बेसिक चीज़ों को बताया है। तो अगर आप मेरे वीडियो में फर्स्ट बार आए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पहले फर्स्ट लेक्चर को देखने की प्रयास कीजिए, उसके बाद ही आप इस सेकेंड लेक्चर को देखने आए, क्योंकि उसको बिना समझे हुए आप आगे के चैप्टर्स को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आखिर हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है, ताकि आपको क्या हो सके, रिविजन हो सके। तो सबसे पहले जो हम लोग देखे थे वो हम लोग देखे थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। क्या देखे थे? तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए, रिएक्शन जब भी लिखेंगे आपको थोड़ा अब शॉर्टकट तरीका बता देंगे, क्योंकि उतना मैं लिखते नहीं रहूँगा। रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन जहाँ लिखेंगे उसको अगर हम कहीं लिख रहे हैं RXN, मतलब समझ जाइएगा उसको क्या लिख रहे हैं हम, रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज़, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं कोई भी रिएक्शन का। मान के चलो तुम्हारे पास रिएक्शन है A + B से हम लोग को बन रहा था क्या चीज़, तो C + D। यहाँ पे कुछ स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी होंगे, उसको हम लोग मान ले रहे थे यहाँ पे अल्फा, बीटा, यहाँ से गामा और यहाँ से क्या मान लेते हैं, डेल, ठीक है। अब इसको हम लोग मानते हैं तो ये हम लोग को केमिकल रिएक्शन है, इसको हम लोग लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग क्या करते थे, रिएक्टेंट के लिए अगर लिखेंगे तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव लगाते थे। ये पता चल चुका था आपको कि आखिर यहाँ पे नेगेटिव हम लोग क्यों लगाते हैं। सो अब यहाँ पे क्या करते थे, हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल लिखते थे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और नीचे हम लोग क्या लिखते थे, चेंज इन क्या चीज में, टाइम लिखते थे। अब इसको हम लोग इक्वल कर देते थे, इधर नेगेटिव लगाते थे क्योंकि रिएक्टेंट का भी लिख रहे हैं हम लोग, तो डेल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, और नीचे क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। उसी तरह से आप प्रोडक्ट का लिखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी, और यहाँ पे डेल टी हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट का लिख रहे हैं। तो यहाँ से वो क्या, चेंज इन किसका, तो कंसंट्रेशन ऑफ डी, और नीचे क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। तो इतना करने के बाद हम लोग को कुछ और करना होता है। क्या करना पड़ता है, जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सभी का रेट लिख करके इक्वल कर देते हैं। बशर्ते एक चीज़ और हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट जो लगा हुआ रहता है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इससे भी हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बीटा था तो यहाँ से क्या करते थे, बीटा से डिवाइड करते थे, यहाँ गामा है तो यहाँ से हम लोग गामा से, और यहाँ डेल है तो यहाँ से डेल से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो ये जो आप लोग को जो यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार हुआ, यही हम लोग को क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का तरीका, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको पहला लेक्चर में अच्छा तरीके से समझ पाए होंगे और आपको ये अभी तक याद होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद आपको बताया गया था कि रेट ऑफ डिसएपीरेंस और रेट ऑफ अपीरेंस के बारे में। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बोलेगा, इसका मतलब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए था कि आपको किस तरह से रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेट को इक्वल कर देते हैं और स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अगर हम लोग रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो उसमें हम लोग नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट में हम लोग को पॉजिटिव साइन लगाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये था हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन बोलेगा तो यही जैसे हम लोग पूरा रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करेंगे। अब जो हम लोग को लिखना था रेट ऑफ डिसएपीरेंस और रेट ऑफ अपीरेंस, जैसे कि मान के चलो अभी किसी का भी रैंडमली हम लोग लिखना चाहें, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं कि रेट ऑफ डिसएपीरेंस किसका, तो ऑफ ए का मान के चलो, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग लिखें तो क्या करेंगे, तो रिएक्टेंट हम लोग को ए, इसलिए चलते यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। अब चेंज इनका कंसंट्रेशन ऑफ ए, और नीचे क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम। अभी इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके नीचे हम लोग अल्फा, बीटा, गामा किसी चीज से, मतलब उसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। किसमें, जब हम लोग डिसएपीरेंस का बात करते हैं या फिर अपीरेंस का बात करते हैं, उस समय सिर्फ हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम सिर्फ दिखाते हैं, बाकी उसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। इसी तरह से आपको बताया गया था कि डिसएपीरेंस को इस तरह से भी बोला जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलता, तब भी हम लोग यही लिखते हैं। स्टूडेंट बार बार वहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, तो वहाँ पे अच्छा से पहले सुन लीजिएगा, सिर्फ लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वहाँ पे लिखा है कोई पार्टिकुलर
हम लोग को कंसंट्रेशन के बारे में या फिर पार्टिकुलर यहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए। तो अगर हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ या फिर रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसी का बोल देगा तो उस समय भी हम लोग समझते हैं या फिर वो अपीयरेंस होगा या फिर वो डिसअपीयरेंस होगा। तो उस कहानी से आप पहले चर्चा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छा से, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बोलेगा तो इस तरह से लिखा जाता है, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसी का बोलेगा तो उस समय हम लोग डिसअपीयरेंस या फिर अपीयरेंस के जैसा लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उस समय हम लोग अल्फा बीटा गामा ये सब से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब कि स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन वही हम लोग डिसअपीयरेंस का रेट लिखते हैं तो उस समय हम लोग को कुछ तरह से उसका स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, किसका लिखेंगे तो आप किसी का, चलो हम डी का ले लेते हैं, क्या चीज डी का। तो इसका लिखेंगे क्या हो जाएगा, हम लोग को प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेंज इन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ डी, और नीचे लिखेंगे चेंज इन टाइम। यहाँ पे हम लोग डेल से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग अपीयरेंस का निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलो तो इतना समझ में आ गया तो एक हम लोग क्वेश्चंस भी करके अभी दिखा देते हैं ताकि आपको रिकॉल हो सके और हम लोग को याद हो सके कि अच्छा हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हालांकि हम लोग क्या हुआ था कि पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग एक या दो क्वेश्चंस को कर चुके थे। चलो तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं, ठीक है। इससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, फॉर द रिएक्शन H2 + I2, तो रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है तो 2HI, तो द ट्रू रिलेशनशिप इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से हम लोगों को बताना है कि किसमें रिलेशनशिप सही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सारा का सारा रेट जो लिखा गया है और सब हम लोग इक्वल में, इसका मतलब हम लोग पकड़ते हैं कि यहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। क्या चीज दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को दिया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग को देखने हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखेंगे वो हम लोग को सबसे पहले इसके अनुसार से खुद से लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चेंज करके और किस तरह से यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के जैसा लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं खुद से। चलो लिखते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखेंगे तो सबसे पहले रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाइएगा, और यहाँ से क्या चीज, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में दिया है, इसी चलते स्मॉल डी लिखा हुआ है। अगर एवरेज रहता तो डेल के रूप में रहता। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो स्मॉल डी, और यहाँ पे क्या करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H2, और नीचे क्या लिखेंगे dt। अब इक्वल कर देंगे, फिर हम लोग कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख रहे हैं I2 का, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। फिर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट को लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव में रह जाएगा, और यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा HI, और नीचे क्या हो जाएगा dt। और हम लोग जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसका स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 डिवाइड करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें देखो HI में 2 है तो इसी चलते यहाँ से क्या करेंगे 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखो कि क्या आपका यहाँ पे जो ये वाला जो हम लोग यहाँ पे फॉर्म में लिख दिए हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्या इस फॉर्म में कहीं पे दिया गया है ऑप्शन में? अगर दिया गया होगा तो यही आंसर होगा, और नहीं होगा तो इसमें देखेंगे कि क्या रिलेशन हम लोग को मैच करेगा, कि क्या इसमें छेड़छाड़ करेंगे जिससे हम लोग इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले देखें कि रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव का साइन होगा, और प्रोडक्ट में क्या होगा पॉजिटिव। सबसे पहले देखिए, क्योंकि जब भी हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो जनरली हम लोग को नेगेटिव पॉजिटिव में ही यहाँ पे कंफ्यूज करके दिया हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए H2 आपका रिएक्टेंट है, I2 भी आपका क्या है रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे रिएक्टेंट का हम लोग नेगेटिव नेगेटिव होता था, लेकिन एक जगह नेगेटिव लगा है, एक जगह क्या लगा दिया पॉजिटिव, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम लोग देख के ही इसको क्या कर दिए, काट दिए, क्योंकि ये रूल के खिलाफ हो गया। हम लोग को रिएक्टेंट का अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे इसमें क्या करना होता है, हम लोग को नेगेटिव का साइन लिखना होता था। अब बी नंबर में चलिए, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। अब I2 में तो नेगेटिव दे दिया है, लेकिन क्या H2 में दिया है क्या नेगेटिव? नहीं, मतलब कि ये भी हम लोग को गलत हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट में हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव दिया नहीं था। ऑप्शन नंबर सी में देखो रिएक्टेंट में नेगेटिव, रिएक्टेंट में नेगेटिव, प्रोडक्ट में पॉजिटिव। हाँ मे बी ये हो सकता है अभी तक, फिर देखेंगे होगा कि नहीं। फिर डी नंबर में चलो, इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये भी क्या हो गया साइन के अनुसार गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था जो कि था नहीं। तो कुल मिलाकर के आपका सही कौन हो जाएगा सी नंबर। तो ऐसे भी आप रिलेशन देख करके कर सकते हैं। अब बाय द वे अगर मान के चलिए आपका पूरा नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ अच्छा से दिया हुआ रहता, फिर भी अभी देखिए कि इस फॉर्म में जो आप लिखे क्या उस फॉर्म में दिया हुआ है क्या, अभी नहीं दिया गया। तो बताओ कि उसको इस तरह से कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कर रहे हैं
कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके नीचे हम लोग को कोई भी संख्या था क्या, नहीं था। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके नीचे भी कोई संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो अगर कुल मिलाकर देखो, अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो ऊपर देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई संख्या नहीं नजर आएगा, ऊपर ऊपर क्या निकल जाएगा 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ से क्या था 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला क्या हो गया, कट गया। तो ये हम लोग को करेक्ट रिलेशन हो गया। मतलब कि जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन था उसमें क्या किया गया था, 2 से हम लोग को क्या चीज किया गया था, इसमें मल्टीप्लाई किया गया था। क्या चीज किया गया था, मल्टीप्लाई किया गया था। तो उसे करने के बाद हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या होगा ना कि ऑप्शन में दे करके वो गड़बड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको गड़बड़ाना नहीं है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव देख करके भी छांट सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस होती है। तो आप इसको अच्छा तरीके से समझ आइएगा। समझ में आ गया कि किस तरह से होता है। चलो इसी तरह से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चंस को और कर लेते हैं ताकि आपको और कंफ्यूजन दूर हो सके। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी आपको आने का बहुत ज्यादा चांसेस होती है। देखो क्या बोल रहा है, फॉर अ रिएक्शन ए से बी बन रहा है, उसका बैलेंस कर दिया यहाँ पे हाफ दे करके और यहाँ पे क्या चीज टो दे करके। ठीक है, तो ये हम लोग को रिएक्शन दिया गया है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय द एक्सप्रेशन। हम लोगों को यहाँ पे कंपेयर करके बताना है, किसके किसके बीच में रिलेशन बताना है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो दोनों में रिलेशन करके हम लोग को बताना है। अब आपको पता होगा कि डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, तो वैसा हम लोग अरेंजमेंट करके लिखना है। अगर डिसअपीयरेंस से तुलना कर रहे हैं डिसअपीयरेंस को, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिसअपीयरेंस को हम लोग को बट्टा के फॉर्म में रहना नहीं दे, मतलब उसमें वैल्यू हम लोग को रहने नहीं देना है। उसी तरह से अगर अपीयरेंस से अगर डिसअपीयरेंस में जा रहा है तो अपीयरेंस को क्या करना है, तो उसमें हम लोग जैसे करते थे ना चेंज इन कंसंट्रेशन, बट्टा में क्या करते थे चेंज इन टाइम, तो उस रूप में रखना है। बाकी उधर कुछ भी हो जाए हम लोग को मतलब नहीं है। तो किसी एक चीज को हम लोग क्या करना है, उसको बैलेंस करके चलना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको बनाएंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन है आपका दिया हुआ, उस अनुसार से अगर हम लोग सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहीं से हम लोग को कंपेयर करके डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जैसे देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो ए का लिखेंगे, तो वो हम लोग को क्या चाहिए, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लगेगा। और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और नीचे क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम। अब इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसका, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल, मतलब कि डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, और नीचे क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। इतना जानते हैं। अब इसमें देखो कि जो हम लोग वैल्यू उससे हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे देखो 1/2 है तो इसको डिवाइड में नीचे लिखना है, तो यहाँ पे 1/2 करोगे तो ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो इसी चलते इसको डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिख दे कि माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या यही चीज होगा। अब देखो यहाँ पे इसका देखोगे तो बी में कितना है 2, और 2 को लिखते क्या चाहिए, बट्टा में करते थे, जो भी हम लोग वहाँ पे स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता था उसको डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन के अनुसार। अब इसको डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के अनुसार इसको लिखना है। अब देखो डिसअपीयरेंस, इसको 2 केस से बनाया जा सकता है। सबसे पहले देखो अगर हम लोग डिसअपीयरेंस के अनुसार से चलेंगे तो डिसअपीयरेंस का मतलब हम लोग को क्या होता है, अगर डिसअपीयरेंस को आप लिखना चाहें तो इसका डी और कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी। यही आपका क्या है, इसका डिसअपीयरेंस ऑफ किसका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो उसका अगर हम लोग लिखते इस तरह से फॉर्म में लिखते, इसका मतलब यहाँ पे जो 2 है उसका वैल्यू हम लोग कर लिखना है क्या, नहीं, उसको किसी तरह से उधर हम लोग को भेज देना है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालना जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग को अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस दोनों के अनुसार बता रहा था, तो हम लोग इसको देख करके करेंगे, बाकी जो वैल्यू रहेगा उधर धकेल देंगे। तो अभी यहाँ पे देखो क्या चीज था, पॉजिटिव था, और यहाँ पे क्या है टी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी, और नीचे क्या है डी टी, लेकिन यहाँ पे कितना था 2 से डिवाइड था। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग क्या था, इसमें 2 था, और 2 को हम लोग रखना नहीं है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे, और यही हम लोग को क्या है डिसअपीयरेंस है। बाकी हम लोग को क्या करना है, 2 है तो 2 उधर चल जाएगा, तो 2 का हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, क्या चीज हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 के जगह आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही चीज होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या चीज कर रहे हैं सब। अब देखो
ये हो गया हम लोग को डिसएपीयरेंस के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तब हम लोग को डिसएपीयरेंस और एपीयरेंस में ये रिलेशन आएगा। हम लोग इसमें किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम लोग डिसएपीयरेंस को। अगर हम लोग प्रायोरिटी देंगे किसको, एपीयरेंस को देंगे, मतलब कि एपीयरेंस को देंगे मतलब बी को हम लोग देंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये दो तो होता नहीं क्योंकि एपीयरेंस का वैल्यू हम लोग को क्या होता है, उसमें हम लोग को दो तो रहता ना, सिर्फ हम लोग को इतना का वैल्यू हम लोग को क्या होता है, सिर्फ एपीयरेंस कहलाता है, उसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता था। तो मतलब ये 2 को उधर भेजना पड़ेगा। तो चलो हम लोग उसके अनुसार से लिखते हैं। तो हम लोग को क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो डी और यहाँ पे क्या लिखते हैं ए, और यहाँ पे क्या हो जाता है डी टी और इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ बी और नीचे क्या हो जाएगा डी टी। अभी देखो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके साथ क्या था, -2 तो पहले से ही लगा हुआ था। अब इसके नीचे हम लोग को क्या था, तो 2 था। अब हम लोग को इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को सिर्फ इतना ही वैल्यू लिखना था। तो ये 2 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड था, तो इधर जाएगा काम कहाँ चल जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो यहाँ वाला 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 की जगह में क्या बन जाएगा -4। तो ये जो नीचे वाला जो केस बना है ये किसके रिस्पेक्ट में लोग बनाए, तो इसके रिस्पेक्ट में बनाए हैं, मतलब कि एपीयरेंस के रिस्पेक्ट में, और इसको बनाए हम लोग डिसएपीयरेंस के अनुसार देखें। तो अगर देखिए कि इसी तरह से हम लोग को क्या करना था, डिसएपीयरेंस और एपीयरेंस के बीच में हम लोग को रिलेशन देखना था कि कौन सा हम लोग को ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग दोनों के अनुसार हम लोग क्या किए, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, उसी के बाद क्योंकि इक्वल है भैया और इक्वल करना है तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। भले आपको डिसएपीयरेंस बोला था तो डिसएपीयरेंस खुद से निकालिए, अगर एपीयरेंस से रिलेशन निकालना है तो एपीयरेंस का खुद से लिखिए यहाँ से अरेंजमेंट करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं इतना ही वैल्यू को क्या बोलते हैं एपीयरेंस और इतना वैल्यू क्या बोलते हैं डिसएपीयरेंस। यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखे और इसको अरेंजमेंट कर दिए। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो, अगर इसके रिस्पेक्ट में दिया होगा, अगर डिसएपीयरेंस के अनुसार अगर लिखा होगा तो आपका ये वाला डब्बा होगा आंसर, वहां पे देख लीजिएगा। अगर एपीयरेंस के अनुसार अगर वहां पे आंसर लिखा होगा तो आपका ये ऑप्शन होगा। देखते कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे देखो अगर किसके रिस्पेक्ट में लिखा है डिसएपीयरेंस का, और डिसएपीयरेंस के अनुसार लिखते हैं तो नीचे हम लोग को क्या आना चाहिए 1/4, और यहाँ पे देखो 1/4 आया हुआ है। इसका मतलब फर्स्ट वाला भी हम लोग को क्वेश्चन का जो आंसर था ये हम लोग को क्या हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। उसी तरह से इसमें देखो माइनस है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई किसी तरह से स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे क्या होंगे ना, यहाँ पे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि अभी आपको समझ में आएगा हम लोग को डिसएपीयरेंस और एपीयरेंस के बीच में रिलेशन देखना है, तो आप इसको लिख करके और इसको क्या कर देते सही कर देते, जो कि सही होता नहीं। आप देखेंगे तो ये तो हम लोग को डिसएपीयरेंस तो बोल रहा है, ये तो हम लोग को एपीयरेंस तो बोल रहा है, लेकिन हम लोग इक्वल कर नहीं सकते हैं। हम लोग तभी इक्वल कर सकते हैं रेट को जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे, तभी हम लोग रेट ऑफ डिसएपीयरेंस और रेट ऑफ एपीयरेंस के बीच में डायरेक्टली हम लोग को किसी तरह से इक्वल नहीं किया जाता है। समझ में आया। हम लोग इक्वल तब होता है जब इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तभी। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, उसके बाद हम लोग उसको चेंज कर रहे थे डिसएपीयरेंस और एपीयरेंस के रूप में। अगर डिसएपीयरेंस को देखोगे तो इसको चेंज कर दो डिसएपीयरेंस, बाकी जो होगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे रिलेशन को चेक कर लेंगे। उसी तरह से एपीयरेंस को करना है तो एपीयरेंस का कर लिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि इसको पढ़ते डायरेक्टली खाली पता चलता है डिसएपीयरेंस और एपीयरेंस के बीच में क्या करना है रिलेशन को पता करना है। कहते हैं अरे ये तो हम लोग को डिसएपीयरेंस दिखा रहा है, अरे ये तो हम लोग एपीयरेंस दिखा रहा है, मार देते। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इक्वल अगर हम लोग करते हैं दोनों का अगर रेट को, तो वो तभी होता है जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तब। बात समझ में आया। तो इसी चलते ये क्वेश्चन को बताया गया ताकि आप इसमें कंफर्म हो सके। समझ में आया। ये ऑप्शन कोई नहीं मारता, मार देता इसको, लेकिन पता चलेगा कि कौन सही होगा क्यों होगा। सो इसमें देखो अगर ये वाला रिलेशन देखोगे तो अगर उल्टा दिया है, देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होता था किधर, अगर हम लोग इसके रिस्पेक्ट में अगर निकालते तब 4 इधर रहता था, जो कि हम लोग को गलत है। ऐसा रिलेशन तो हम लोग कहीं आया ही नहीं। इसमें चलोगे तो यहाँ पे 1/2 आ गया, तो आपको ऐसा कहीं रिलेशन आया नहीं। तो आपको कंफ्यूजन होने का सिर्फ इसमें और इसमें टेंशन था। तो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे इसको सही करते थे और इसको जो अच्छा से पढ़े हुए रहते, जिसको पता रहता कंसेप्ट, वो इसको मारते हैं। तो उम्मीद है कि आप अच्छा तरीके से समझ पाए होंगे कि आखिर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बोल क्या रहता है, इस टाइप का जो हम लोग को क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे और कैसे हम लोग सही जवाब इसको दे पाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए एक और मज़ेदार सवाल लेकर के आ गए हैं ताकि आपका कंसेप्ट इसी तरह से पूरा अच्छे तरीके से बिल्डअप होते जाए और आप इस तरह से आप
उस एबल हो सके कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी आप हैंडल करके उसका सॉल्यूशन बना पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि आपको छोटा छोटा कंसेप्ट देते चला जाओ और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको देते जाऊं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री को समझना है तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा। और उम्मीद है कि जैसे कि आप पिछले लेक्चर्स में थोड़ा सा बोर लगा होगा कंसेप्ट को सीखने में, लेकिन अब जैसे जैसे आप अप्लाई करना सीख रहे हैं तो आपको क्या होता होगा, सारा कंसेप्ट आसान लगने लगा होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है, इफ इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को आप पढ़ेंगे क्लास 12 का, जो मतलब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जहाँ पे आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा इसका फॉर्मेशन, और वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अनुसार यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन दे भी दिया है। अब वहाँ पे दिया का चीज है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है क्या जैसा, तो यहाँ पे देखो माइनस डी, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ O2 और नीचे dt हो गया, इज इक्वल टू उसका वैल्यू दिया गया है। मतलब इसका वैल्यू हम लोग को सिर्फ दिया गया है और पूछा क्या है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 विल बी, मतलब कि हम लोग को O2 का यहाँ पे दिया हुआ है रेट और SO2 का हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग आंख बंद करके कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद जो हम लोग को पूछेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा प्रायोरिटी रहता है वो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके इस फॉर्मूला के अनुसार, मतलब जो हम लोग को यहाँ पे दिया है हम लोग को इक्वेशन उसके अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस डी और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO2 और नीचे क्या हो जाएगा dt, इसके पहले क्या लगा है 2, तो 2 से यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे देखेंगे माइनस डी, यहाँ पे हो जाएगा O2 और नीचे क्या हो जाएगा dt, इसका कोई संख्या नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं डिवाइड करेंगे। चलो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा d और यहाँ पे हो जाएगा SO3 और नीचे क्या हो जाएगा dt, और यहाँ पे क्या लगा हुआ 2, तो 2 से यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये रहा हम लोग को क्या चीज, तो ये हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं हम लोग को वैल्यू किसका दिया है, किसका निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रिलेशन किसके किसके बीच में है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू दिया है O2 वाला का और निकालना किसका है, हम लोग को SO2 का हम लोग को निकालना है। तो कुल मिलाकर के हम लोग SO2 और O2 का रिलेशन से हम लोग दिया है, मतलब इसको हम लोग लिख देंगे, इसको अगर मिटा भी देंगे तो कोई हम लोग को प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जान गए थे कि इस तरह से इक्वेशन होता है। तो उसको फिर बैलेंस कर लिया हम लोग डिवाइड वगैरह करके, तो हम लोग को पता चल गया कि अच्छा हम लोग को जो रिलेशन दिया गया है वो ये दोनों रिएक्टेंट के अनुसार ही दिया गया है, तो उसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन तो यही लिखेंगे। अभी देखो तुम्हारा क्या चीज दिया हुआ है, तो अभी तुमको ई वाला जो वैल्यू है माइनस डी O2 और नीचे dt, तो उसका वैल्यू दिया हुआ था, हम लोगों को निकालना है किसका, तो इसका डिसअपीयरेंस बोला है। आप अच्छा तरीके से पहले क्वेश्चन को समझिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो एक्सप्रेस किया गया है जिसमें वैल्यू आपका इसका दिया गया, मतलब इसका वैल्यू दिया गया था, और अभी जो निकालने बोल रहा है वो बोल रहा है द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। तो SO2 का डिसअपीयरेंस लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, तो ऑफ SO2 का, तो SO2 का डिसअपीयरेंस लिखेंगे किस लिए होगा, तो SO2 आपका क्या चाहिए, तो रिएक्टेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या लिखेगा SO2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे dt। क्या यहाँ पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 का, 2 यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको लिख रहे हैं क्या चीज का, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे हैं SO2 का, तो यहाँ पे हम लोग स्टीचियोमेट्री जो कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, बात समझ में आया, तो नहीं करेंगे। तो सिर्फ हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, इसी का। अभी देखो इसमें क्या कर रहे हैं कि इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, अब दिया हुआ है हम लोग को निकालना क्या है, सिर्फ हम लोग को जो सिर्फ निकालना है वो इसका वैल्यू सिर्फ निकालना है, किसका निकालना है, तो इसका सिर्फ, क्योंकि हम लोग डिसअपीयरेंस का निकालना है तो सिर्फ यही होता है डिसअपीयरेंस, मतलब 2 हम लोग को रहने देना है कि नहीं, मतलब इस 2 को उधर जाके हम लोग को काम कर देंगे। तो कैसे होगा, इस इक्वेशन के अनुसार अगर हम लोग डिसअपीयरेंस निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D और यहाँ पे SO2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे बटन में था उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो माइनस D यहाँ से O2 और नीचे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको दिया गया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो इसका वैल्यू कितना दिया था, तो 2.5 कितना दिया था यहाँ पे, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग हो जाएगा 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा, तो 5.0 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -4, इतना ही आपका क्या हो गया, तो ये हो गया मोल पर लीटर
पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चंस बनता। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का कहानी को यहाँ पे खेला जाएगा सो। और हम लोग धीरे धीरे जैसे ही लोग क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, जैसे कंसेप्ट में आगे बढ़ते चले जाएंगे चैप्टर्स में, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह से। अब देखो ऐसा ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया हुआ है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, खत्म कहानी। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग को क्या होगा, धीरे धीरे अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे तो हम लोग को कंसेप्ट और मजबूत होते जाएगा, ताकि हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन में डायरेक्टली आएंगे तो उसमें हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग किए हुए रहेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो सारा कंसेप्ट हम लोग को अच्छा तरीके से वहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस, जो हम कल ही बताए थे कि जो हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो आपको समझ में आ रहा था कि वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों दे रहे थे, और उसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो उसको हम लोग ग्राफ के थ्रू यहाँ पे समझेंगे कि कैसे वहाँ पे डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का कहानी चलेगा, मतलब कि वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। अब देखिए जो हम लोग मेन टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले थे, जो आज के लेक्चर में देखने वाले थे, वो हम लोग क्या देखने वाले थे, ग्राफिकल एनालिसिस। क्योंकि हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो हम लोग कल ही देख चुके थे, उसको हम लोग ग्राफ के अनुसार यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम लोग को ग्राफ के अनुसार यहाँ पे दिखा पाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, और यहाँ से हम लोग को समझ में आएगा अच्छा तरीका से कि कैसे हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता था। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग एक तरफ रिएक्टेंट का बात करेंगे, एक तरफ हम लोग प्रोडक्ट का बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, इतना तो आपको समझ में आ गया था पिछले लेक्चर में ही। ठीक है, चलो यहाँ पे जैसे कि बात करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या चाहिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ तक बात समझ में आए, चलो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट का यहाँ पे बात करते हैं, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा आप सिर्फ उसको सुनिए अच्छा तरीका से और उसको एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो रिएक्टेंट का बात करेंगे तो रिएक्टेंट यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम के प्रति यहाँ पे हो रहा है, मतलब टाइम बढ़ते जाएगा और उस समय हम लोग का रिएक्शन, मतलब कि जो हम लोग का रिएक्शन रहेगा उसका कंसंट्रेशन में किस तरह का चेंज आते जाएगा। तो हम लोग को तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि इसमें हम लोग जो कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट जो रहेगा, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन रहेगा उसमें मान के चलो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं रिएक्टेंट्स और टाइम में। तो हम लोग ये चीज़ जान गए थे कि जो हम लोग का रिएक्शन का जो भी हम लोग को कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में रहेगा वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, तो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कम होगा तो उसको डायरेक्टली हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं दिखाए, तो स्ट्रेट लाइन का कहने का मतलब अगर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो वो लास्ट में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसमें अगर टच कर जाएगा, मतलब उससे ये पता होता है अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो कि हम लोग को रिएक्शन क्या होगा, लास्ट में हम लोग को रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाएगा, जो कि खत्म नहीं होता है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वो बनते रहता है, पूरा हम लोग को क्या होता है, खत्म नहीं हो पाता है। इसी वजह से उसको क्या बोल देंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि एक्सपोनेंशियल हम लोग को क्या होता है, वो घटते जाता है, मतलब धीरे धीरे घटते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि हम लोग को क्या होता है, वो कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग को सिर्फ इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग को रिएक्शन से अगर प्रोडक्ट में बढ़ रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो हम इसका जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, ये क्या होगा, टाइम के अनुसार ये घटते जाएगा। मान के चलो इसका स्टार्टिंग में कितना था, 10 मोलर था, कितना था, 10 मोलर। तो क्या बाद में एक 10 ही मोलर रहेगा, नहीं, जैसे जैसे वो प्रोडक्ट में चेंज होते जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हम लोग को क्या था, पहले 0 अगर मोलर होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो इसी चलते यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट का स्पेशली बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, तो इससे हम लोग को साफ पता चल गया कि अगर टाइम के अनुसार चलेंगे तो एक कुछ समय बाद ऐसा होगा, मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो घटने के लिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं, एक तो हम लोग एक्सपोनेंशियल दिखाते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन ये चीज बताता है कि ये कुछ समय बाद, क्योंकि ये टच कर जाएगा नीचे, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हम लोग का रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, जो कि रिएक्टेंट हमेशा हम लोग का खत्म पूरी नहीं होता है। ठीक है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज होते रहता है लेकिन पूरा हम लोग को चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी चलते इसमें क्या करते हैं कि ये घट रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो हम लोग को क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ना ही हम लोग को प्रोडक्ट में बनता है और ना ही रिएक्टेंट हम लोग को खत्म होता है। ठीक है, तो इसी चलते इसको एक्सपोनेंशियल के रूप में यहाँ पे हम लोग को ग्राफ को दिखाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया, चलो धीमे धीमे आपको सारा कुछ समझाया जाएगा। ठीक है ना, चलिए कंसंट्रेट होकर समझ में यहाँ मतलब कि समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर रिएक्टेंट का ग्राफ बनाएंगे तो वो हम लोग को इस तरह से डिक्रीज होगा, वो भी एक्सपोनेंशियल। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो हम लोग देखते हैं कि अगर स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन की बात करेंगे, किसका, इसका, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मान के चलो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन उसका था यहाँ पे, कहाँ था, यहाँ पे, तो इसका मान के चलो इसका कितना होगा, C1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, C1। उसके बाद इसका कंसंट्रेशन कुछ समय बाद जो घटेगा, घटने के बाद उसका मान लेते हैं कितना, C2।
अब उसी तरह से एक समय बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़, इसका मान लेते हैं यहाँ पे T1 का बात कर लेते हैं, समय T1, और एक बात कर लेते हैं क्या चीज़ उसका, समय T2 का। बात समझ में आए? अब देखो इसके बीच में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि C1, सबसे पहले हम लोग को ये बताइए कि यहाँ पे C1 और C2 में बड़ा कौन होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे C1 हम लोग को क्या होगा, बड़ा होगा, और C2 हम लोग को क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि C1 जो स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन आपका क्या है C1, और C1 का वैल्यू आपका ज़्यादा होगा। देख रहे ग्राफ से अनुसार भी समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो प्रोडक्ट में बदलने लगा तो वो क्या हो गया, उसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया। और यहाँ से अनुसार समझ में आ रहा है कि C1 हम लोग को ज़्यादा होगा और C2 क्या होगा, कम होगा। उसी तरह से अगर T1 और T2 की बात करेंगे तो अरे समय बीतते जाएगा तो क्या होगा, बढ़ते ही चल जाएगा। इसका मतलब इसमें हम लोग को जो पता चलेगा उसमें हम लोग को T2 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, T1 में। लेकिन कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, उल्टा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो इसके बीच में अगर ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे देखो T1 टाइम में अगर रहता है कंसंट्रेशन, तो उसका अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्राफ, तो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, तो इस तरह से कैसे बनेगा, इस तरह से आप इसको मिला लेंगे कि इसका ग्राफ कैसे होगा कि C1 टाइम में क्या रहेगा, इस तरह से आपका रहेगा, और C2 टाइम में आपका क्या हो जाएगा, टाइम आपका यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। तो इस पॉइंट को आपको क्या बता रहा है, तो ये पॉइंट को आपको बता रहा है यहाँ पे C2, और यहाँ पे क्या बता रहा है, C1 बता रहा है। यहाँ तक बात समझ में आए। अब यहाँ से हम लोग पता करते हैं कि इतना से इतना T1 से T2 जाने समय उसका कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, या फिर उसके रेट में कितना चेंज आया। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज रेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एवरेज रेट। क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है, ज़्यादा है हम लोग को, मान के चलिए यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना होगा, 20 मिनट होगा, इस तरह से होता होगा। तो यहाँ पे देख रहे हम लोग को टाइम इंटरवल, देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लग रहा है, कि मतलब कि यहाँ से रिएक्टेंट से यहाँ तक रिएक्टेंट पहुँचने में कितना उसमें बदलाव आया, उसी को हम लोग को बताते हैं। तो उसको बताने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे तो रेट को निकालना पड़ता है। तो रेट निकालते थे यहाँ पे, देखो जब भी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, इसी वजह से यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। क्या चीज निकालते हैं, एवरेज। जब धीमे धीमे जब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, वो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज का, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं। तो अभी इसका अगर एवरेज का बात करेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो आप लिखते हैं इस तरह से कि अगर यहाँ पे एवरेज का अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, यहाँ पे क्या चीज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव का साइन। देखो अब नेगेटिव नहीं लिखते हैं, सबसे पहले तो आपको ये लिखना होता है, जैसे रिएक्टेंट का लिखते थे यहाँ पे डेल्टा लिखते हैं, इसका मतलब चेंज बताते थे। और यहाँ पे क्या लिखते थे, तो चेंज इन का चाहिए कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इसका चेंज लिखते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या लिखते थे, चेंज इन टाइम, ये तो हम लोग लिखते थे। अब यहाँ पे देखते हैं कंसंट्रेशन हम लोग को जो चेंज होगा कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो C2 माइनस C1 लिखते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज़ का हम लोग चेंज निकालते हैं तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। तो यहाँ पे जब इसका निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फाइनल कौन सा हो गया, ये आपका हो गया इनिशियल, ये क्या हो गया आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये आपका क्या हो गया C2 फाइनल कंसंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे जिसे इसका चेंज निकालेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे C2 माइनस C1 लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे आप T2 माइनस T1, क्योंकि फाइनल टाइम का है आपका T2 और यहाँ पे इनिशियल क्या है आपका T1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे ये भी समझ गए थे कि कंसंट्रेशन जो C1 का है वो हम लोग को ज़्यादा है C2 से, तो इसका मतलब C1 अगर नेगेटिव में जा रहा है तो इसका जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव, और यहाँ पे देखो T2 T1, तो ये तो आपका तो ज़्यादा है ही आपका यहाँ पे कि समय 2 है, जो T2 है वो आपका क्या है T1 से ज़्यादा है, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू आने की वजह से यहाँ पे हम लोग को ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या बता रहा है कि नेगेटिव, जो कि हम लोग का ऐसा नहीं होता है। जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, चाहे कोई सी चीज़ का रेट निकालते हैं, तो रेट हमेशा पॉजिटिव में होता है, ना कि वो नेगेटिव में। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि रेट को हम लोग पॉजिटिव बनाने की वजह से हम लोग चाहते हैं कि उसको क्या दिखावे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव दिखाने के लिए क्या होता है, बुक में इसको मॉडुलस दे देता है कि यहाँ पे मोड लगा देंगे तो आप किसी तरह से माइनस कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे बुक में क्या होता है, मॉडुलस नहीं दे करके उसमें क्या कर देता है, तो वहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देता है। हम लोग भी यूज करते हैं क्या चीज़, तो यहाँ पे नेगेटिव पहले से ही लगा देते हैं,
तब ये बताता है क्या चीज़ कि अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाते थे। तो आपको बात समझ में आ गया यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे प्रोडक्ट का अगर ग्राफ बनाना चाहे तो इसमें क्या लगाएंगे, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये तो इंक्रीज होते जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जो होगा वो हम लोग को कम रहेगा और धीरे धीरे हम लोग को क्या हो जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर इस तरह से दिखाना चाहे इसका, जैसे हम लोग ग्राफ दिखाएंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका भी हम लोग को क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इस तरह से इसका, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि स्टेट नहीं बढ़ेगा, स्टेट बढ़ने के मतलब वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में पूरा चेंज हो जाना, जो कि होता नहीं है। वो धीरे धीरे क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं हो जाता है, धीरे धीरे इसका खत्म होता है। बात समझ में आया ना, तो इसको हम लोग क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट में जो लिखेंगे तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहे तो यहाँ पे मान के चलो इसको मान लेते हैं क्या चीज, P1 और इसको मान लेते हैं क्या चीज, P2। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन बोल रहे थे, कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जो P1 होगा वो कम होगा तो उसको P1 मान लिए, और लास्ट में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उसको क्या मान लिए, P2। उसी तरह से यहाँ पे टाइम का बात करते हैं तो यहाँ पे मान के चलो इसका ले लिया क्या चाहिए, तो यहाँ पे इसको ग्राफ थोड़ा सा और अच्छा से बना लेते हैं ताकि हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजरमेंट करने में थोड़ा सहूलियत होगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। चलो हाँ, अब तो नहीं अच्छा लगेगा। चलो यहाँ तक बात समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान के चलो ले लेते हैं क्या चीज, T1 और यहाँ पे मान लेते हैं आपका क्या चीज, T2। इतना बात समझ में आया। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे आपका P1 और P2 में। अगर आप बात करेंगे कि P1 और P2 में तो आप किसको बड़ा बोलेंगे, P1 की P2 को, तो आप बोलेंगे श्योर है कि P2 को बोलेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग T1 और T2 की बात करेंगे तो आप फिर बोलेंगे T2 आपका क्या है, बड़ा है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसका ग्राफ में क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर दीजिए यहाँ पे कि अगर P1 के समय में चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या चीज, T1 में आपका कंसंट्रेशन कितना रहेगा, उसका इतना रहेगा। उसी तरह से T2 में देखेंगे तो T2 में आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से यह आपका क्या हो जाएगा, यहां से T2 के समय में आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बताता है किसका, तो प्रोडक्ट का। अब इसका अगर रेट लिखना चाहे तो रेट हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या चीज, एवरेज का बात करते हैं तो इसी चलते यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट का लिख रहे हैं, इसी चलते हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या चीज जानते हैं हम लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन टाइम। इतना तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन और नीचे टाइम का चेंज चाहिए। अब यहाँ पे देखो चेंज कंसंट्रेशन, तो कौन सा कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, P2 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, P1 इतना लिखेंगे, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे T2 माइनस T1। अब यहाँ पे बताओ कि क्या नेगेटिव वैल्यू आपका आएगा, क्या नहीं, क्योंकि P2 आपका ग्रेटर है और P1 आपका लेस है, तो यहाँ से भी आपका पॉजिटिव आएगा, नीचे से भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग को पहले से ही क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आया हुआ रहता है, तो हम लोग यहाँ से पता चल जाता है साफ कि हम लोग को क्या है, रेट जो हम लोग निकाले हैं वो रेट हम लोग को पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में है तो उसको हम लोग को, और हम लोग को किसी तरह से कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ इसीलिए साइन लगाए क्योंकि यहाँ पे माइनस होने के बाद हम लोग को क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। इसी वजह से हम लोग रेट को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते थे, पहले से ही नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्राफिकल एनालिसिस किसका, तो रेट ऑफ रिएक्शन, और वो भी किसका, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देख ले यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो यही आपका क्या है, दोनों ग्राफ हो गया। कभी अगर आपको बनाने के लिए आता है तो आप आराम से बना लीजिएगा। इसमें एक्सपोनेंशियल घटता है रिएक्टेंट, और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बढ़ते चला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया। ये रहा आपका एवरेज। अब हम लोग बात करते हैं किसका, इंस्टेंटेनियस का। उसके बाद हम लोग लेक्चर आज यहीं पे समाप्त करेंगे। अब धीमे धीमे हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले उसी तरह से होगा। हम लोग तो पता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा भैया, तो रिएक्टेंट हम लोग को क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो इसी तरह से एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, तो घटते चला जाएगा, घटते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। ये तो हम लोग को पता है इसका भी। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट का भी बात करेंगे तो प्रोडक्ट में हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम इंटरवल जैसे बीतते जाएगा तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये भी हम लोग को ग्रेजुअली हम लोग को क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और इसको दिखाते हैं। ये हम लोग को स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखने लगेगा, इसको हम लोग थोड़ा कर्व के जैसा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो
हाँ, अब तो थोड़ा सही है, यहाँ तक बात समझ में आया। तो ये रहा हम लोग को रिएक्टेंट का और ये हम लोग को प्रोडक्ट का। ये तो हम लोग पहले से ही देख लिए थे एवरेज वाला में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसी तरह से हम लोग इसका कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या रहेगा इसका कंसंट्रेशन C1, मतलब कि इसको R1 और R2 लेकर के चलते हैं। क्या चीज लेकर चलते हैं? R1 और R2, या तो फिर C1 और C2 लेकर के ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको C1 ही लेकर मानते हैं, चलो C1 हो गया और इसको क्या लेकर चलते हैं यहाँ पे C2। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसका अगर बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग को क्या हो जाएगा, ऊपर हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं यहाँ पे C1। यहाँ तक बात समझ में आया। चलो इतना आपको बात समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, हम लोग यहाँ पे फिर से रिलेशन जानते हैं कि अगर रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, तो C2 हम लोग को क्या होता है, तो लेस देन होता है C1 से। और उसी तरह से T1 और T2 भैया तो जान ही रहे कि T1 से ग्रेटर होगा क्या चीज, T2। यहाँ तक समझ में गए थे। इसमें हम लोग को क्या होता है कि प्रोडक्ट का हम लोग को जो वर होता है, मतलब कि वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी चलते C2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वो हम लोग को ज़्यादा वैल्यू रहेगा। और इसी तरह से T2 भी हम लोग को क्या होता है, T1 से ज़्यादा रहता है। ये तो हम लोग पहले से ही जान चुके थे। अब यहाँ पे इसके अनुसार से क्या मानते हैं कि अगर कुछ टाइम T1 में बात करते हैं, इसका टाइम T1 और टाइम यहाँ से बात करते हैं इसका क्या चीज, T2। तो इस तरह से यहाँ पे ग्राफ जो बनाते थे, ग्राफ में हम लोग देखते थे तो यहाँ से ऐसे हम लोग को मिलता था। कैसे मिलता था, तो यहाँ से हम लोग इसको ड्राइव करते थे तो हम लोग को क्या मिलता था, सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम लोग को क्या चीज बनाए थे, एवरेज वाला में हम लोग बनाए थे, ठीक है। इस तरह से मिलेगा। अगर इसका बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग को कैसे मिलेगा, अगर C2 टाइम में देखेंगे तो मतलब C2 का जो कंसंट्रेशन देखेंगे टाइम T2 में, तो वो हम लोग को कैसा मिलेगा, तो इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे T2 मान लेंगे और यहाँ पे C1 में देखेंगे इसका, तो टाइम T1 में तो इसका हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए थे कि यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, T1 होगा, यहाँ से हम लोग को T2 होगा। ये तो हम लोग समझ गए थे। अब ये तो हम लोग को जो निकालते थे यहाँ से डायरेक्टली का रेट ऑफ रिएक्शन, अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते हैं, हम लोग को मेजर जो करते हैं, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम लोग देखते थे कि कितना उसका रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज हो रहा है, कितना रिएक्टेंट हम लोग को इतना से इतना में चेंज होने में उतना कितना लग रहा है, तो उस हिसाब से निकालते थे, मतलब इतना टाइम के लिए निकालते थे। अभी जो हम लोग निकालेंगे वो हम लोग इंस्टेंटेनियस टाइम में निकालेंगे, मतलब बहुत ही क्षणिक टाइम में बोलेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ मान के चलो इस पॉइंट में बोलेंगे कि इस पॉइंट में उसका कितना चेंज हुआ होगा। अभी क्या बोल रहे थे, रिएक्टेंट में बात करते हैं कि यहां से यहां पॉइंट में C1 से C2 पहुंचने में कितना उसका रेट में चेंज आया, उसको हम लोग देखते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं। यहाँ से T1 से T2 पहुंचने में तो इसमें टाइम तो लगा ना, इतना हम लोग को टाइम लगा, इतना टाइम में हम लोग निकालते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग को पूछ देते हैं, जैसे मान के चलो इस पॉइंट में पूछेगा, बोलेगा इस पॉइंट में हम लोग को बताओ कि इस समय इसका रेट क्या रहा होगा, इस समय उसका स्पीड क्या रहा होगा। समझ में आया। उसी तरह से मान के चलो यहाँ पे पूछ देगा उसका कि इस समय बताओ कि इस पॉइंट में उसका क्या स्पीड होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग टाइम का जो बात करते हैं, टाइम हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बोलते हैं। यहाँ जो हम लोग को टाइम रहता है वो हम लोग को क्या करते हैं, टेंस टू जीरो लेकर के चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, टेंस टू जीरो लेकर के चलते हैं। बात समझ में आया। मतलब कि यहाँ पे जो चेंज लिखेंगे, क्या चीज, चेंज इन जो टाइम रहता है वो हम लोग को लगभग किसके इक्वल हो जाता है, जीरो का। मतलब इंस्टेंटेनियस हम लोग यहाँ पे पूछते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या होता है, एक पॉइंट में एक बिंदु में हम लोग को पता चलना पड़ता है कि इतना ही चेंज में, यहाँ से जो इतना है मान के चलो बहुत छोटा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में आपका क्या हो गया, तो उसमें आप बताइए कि रेट क्या होगा। उसी तरह से यहाँ पे समझ में आया। लेकिन एवरेज में क्या होता था, यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना उसका रेट में चेंज आया, उसको हम लोग फाइंड आउट करते थे। इसी चलते उसको क्या बोलते थे, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए जब निकालते हैं तो उसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, और पूरा हम लोग स्मॉल टाइम के लिए निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसी चलते देखो यहाँ पे टेंस टू हम लोग जीरो की बात करते हैं, इसी चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा कि आखिर इसको इंस्टेंटेनियस क्यों बोलते थे। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल रहता है वो बहुत ही कम लेते हैं। यहाँ पे जो एवरेज में था कि यहाँ से यहाँ तक ले रहे थे, यहाँ से यहाँ की बात कर रहे थे, लेकिन अभी इसका बात करेंगे तो देखो तभी क्या हो जाएगा। तो इसका अगर बात करेंगे तो आपका जो हो जाएगा, चलो इसको दूसरा कलर से कर देते हैं। मेरा ग्रीन कलर कहाँ चल गया, चलो इसमें बात करेगा तो इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएगा तो इसका बता देगा इस तरह से, क्या यही बताएगा तुम। उसी तरह से इसमें बताएगा इस पॉइंट के लिए तो तुम क्या बताएगा, यहाँ से और यहाँ से इतना बताएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इस तरह से नहीं बता सकते एक पॉइंट में,
बात समझ में आया। अब एक पॉइंट में नहीं बता सकते थे, अगर इस पॉइंट के लिए डिफाइन अगर करना है तो अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे क्लास 11 में पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया गया था कि अगर कोई भी कर्व में अगर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एक बिंदु का निकालते हैं तो वहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें टेंजेंट खींचना पड़ता है। अगर किसी भी स्लोप में अगर हम लोग को इस पॉइंट का अगर वैल्यू जानना है तो उस स्थिति में हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका टेंजेंट निकालना पड़ता है। टेंजेंट करने का मतलब उसका हम लोग क्या करना पड़ता है, स्लोप निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, स्लोप। तो उसी तरह से हम लोग करते हैं। तो इस पॉइंट को अगर जानना है तो यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो टेंजेंट खींचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टेंजेंट खींचना पड़ता है। अब टेंजेंट कैसे खींचेंगे भैया, तो इस तरह से इस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग को हो गया, तो इस पॉइंट का हम लोग को लिखेंगे। अब उसी तरह से यहाँ पे इस पॉइंट का निकालते हैं तो इसका हम लोग जो टेंजेंट खींचते हैं वो हम लोग कैसे खींचेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे खींचेंगे। तो इसका हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक हम लोग को निकालना है इसका रेट, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं तो इस रेट को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो y2 माइनस y1 करते हैं। क्या करते थे, y2 माइनस y1, और नीचे हम लोग तो समझ ही जाते थे। तो उस तरह से हम लोग क्या करते थे, इसको निकालते थे हम लोग वहाँ से स्लोप। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्लोप निकालना है। जैसे कि यहाँ पे करते y2 माइनस y1 और नीचे क्या लिखते थे, x2 माइनस x1। तो वैसे भी हम लोग को क्या निकल जाता था, तो स्लोप निकल जाता था, या तो फिर स्लोप आपको निकालना तो टेन थीटा का। तो यहाँ पे हम लोग कुल मिलाकर के क्या निकालना पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग को स्लोप निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, तो स्लोप निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, तो माइनस टेन थीटा लिखते थे। क्या लिखते थे हम लोग को, टेन थीटा लिखते थे। क्या लिखते थे, तो डायरेक्टली हम लोग इसका जब निकालते थे स्लोप, तो स्लोप हम लोग क्या निकालते थे यहाँ पे, माइनस टेन थीटा। और माइनस टेन थीटा से आप स्लोप निकालो, या तो फिर इसके जगह में तुम क्या निकालो, तो यहाँ पे हम लोग जानते थे y2 माइनस y1 और नीचे क्या होता था, तो x2 माइनस x1। तो इस तरह से भी अगर आप निकालोगे, बशर्ते आप यहाँ पे इस तरह से करोगे और साथ ही साथ क्या करना है, पहले माइनस लगा दोगे, तो इस फॉर्म में भी आप क्या करते थे, वहां पे स्लोप निकाल लेते थे। तो इस पॉइंट का आपका क्या निकल जाएगा, वहां पे आपका स्लोप निकल जाएगा कि कितना है सो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालते थे। जो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या चीज, जो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो रेट होता है, इंस्टेंटेनियस जो रेट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, तो इसको हम लोग निकालते हैं डायरेक्टली स्लोप से। कहाँ से निकालते हैं, स्लोप से। और आपको पता चल गया कि स्लोप कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया कि इंस्टेंटेनियस जो रेट निकालेंगे वो हम लोग कहाँ से निकालेंगे, स्लोप से निकालेंगे। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो स्लोप, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको समझना होगा, ये जो नेगेटिव लिखे हैं ये आपको यहाँ पे, चलो डायरेक्टली हम बता ही देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ तक कैमरा हम लोग को विजिबल है, सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ चलो, बहुत स्पेस है, यहाँ समझ में आया। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो डायरेक्टली हम लोग स्लोप जो निकालेंगे, क्या चीज, जो स्लोप निकालते हैं वो हम लोग माइनस टेन थीटा से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, माइनस टेन थीटा। या तो फिर यहाँ से लिखते हैं हम लोग क्या चीज, माइनस, और यहाँ से लिखते हैं y2 माइनस y1, और नीचे हम लोग को क्या होता है, तो x2 माइनस x1 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव क्यों होता है, स्लोप नेगेटिव देखो, जब भी हम लोग को स्ट्रेट लाइन में अगर डिक्रीज होता है, अगर हम लोग को स्ट्रेट लाइन में देखोगे कि इस तरह से रहता है तो इसका स्लोप हम लोग को क्या निकलता है, नेगेटिव निकलता है। और अगर हम लोग इस तरह से इसको निकालते हैं तो उसमें क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। कैसे निकलता है, यहाँ समझो। सबसे पहले इसमें हम लोग को नेगेटिव आखिर निकलता है तो निकलता कैसे है, तो स्लोप सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्लोप है, देखो सबसे पहले तो इतना ही जानो, जाता है हम लोग डिटेल में नहीं जाते। क्लास 11th में तुम पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हम लोग क्या होता है, अगर हम लोग डिक्रीज होता है तो उस समय उसका स्ट्रेट लाइन का अगर हम लोग निकालोगे तो उस समय तुम्हारा क्या आता है, जो स्लोप निकालते हैं वो माइनस टेन थीटा या फिर माइनस करके इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर तुम निकालोगे यहाँ पे क्या चीज, तो यहाँ पे अगर तुम निकालने जाओगे, यहाँ अगर तुम निकालने जाओगे क्या चाहिए, उसका स्लोप, तो स्लोप जैसे ही निकालोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्लस में निकलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हम लोग को क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इसी वजह से। तो यहाँ से जो हम लोग स्लोप निकालते हैं, स्लोप ही आपका क्या निकल जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। और यहाँ पे आपका क्या निकल जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपका उसी से निकल जाता है, ठीक है। टेन थीटा से निकालिए या तो फिर आपको इस तरह से निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर क्या होता है, सबसे पहले देखिए, जो आप समझ गए कि इंस्टेंटेनियस रेट तो आपका पॉजिटिव में निकलता था। अब यहाँ पे क्या करते थे, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 कीजिएगा, तो x2 माइनस x1, x एक्सिस में आपका क्या है, तो t2 माइनस t1 आप यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे y2 माइनस y1 में आपका क्या हो जाएगा, तो y2 क्या लिखते हैं वहाँ पे, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे y2 जैसे करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को क्या आ जाता है, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाता। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग तो स्लोप बराबर जाते हैं टेन थीटा से निकल जाता था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव इसी चलते ले रहे हैं क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के चलते यहाँ पे हम लोग जब रेट निकालते हैं
तो रेट हम लोग को नेगेटिव ना आवे, इसी चलते यहाँ से नेगेटिव वैल्यू पहले ले लेते थे, क्योंकि यहाँ से जैसे माइनस करोगे इसमें तो हम लोग जानते हैं इसका कंसंट्रेशन कम है, तो कम वाला से अगर ज़्यादा वाला में मतलब कि माइनस करोगे तो वहाँ से नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आता तो वहाँ से हम लोग को क्या होता, तो इंस्टेंटेनियस रेट आपका जो हम लोग निकालते वहाँ से रेट जो निकालते वो हम लोग नेगेटिव शो करता। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पहले से लगा देते हैं ताकि हम लोग को रेट पॉजिटिव में मिले। ठीक है, तो हम लोग को कुल मिला के इतना बहस नहीं करना था, सिर्फ हम लोग को क्या करना था, तो इसका ग्राफ का एनालिसिस करना था कि इसमें हम लोग को कैसे इसका लिखेंगे। सो तो ये रहा आपका क्या चीज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ हो गया, और ये हम लोग को पता चला कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं वो प्रोडक्ट का हम लोग को कैसे होगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ समझना था हम लोग को इंस्टेंटेनियस आखिर हम लोग कह किसको रहे, और यहाँ पर भी समझना था इंस्टेंटेनियस कह किसको रहे थे। इससे पहले हम लोग क्या किए, तो एवरेज वाला कहानी को यहाँ पे हम लोग समझ चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको सारा ग्राफ भी समझ में आया होगा, और पिछले जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल कराए हैं, जितना हम लोग क्वेश्चंस करवाएं, वो भी आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाला लेक्चर भी आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं इसी चलते, ताकि एक के बार आपको, जैसे कि अब जो हम लोग बनाएंगे लेक्चर नंबर 3, जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे किसमें, रेट लॉ में। क्या आ जाएंगे, रेट लॉ में। और यहाँ से जो आपका कहानी स्टार्ट होता है, मेजर जो पॉइंट यहाँ से पढ़ना स्टार्ट है इस चैप्टर में, वो रेट लॉ से ही पढ़ना है। तो इसी चलते हम लोग धीमे धीमे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ताकि आपको मेरी आवाज़ समझ में आवे, बात समझ में आए, और धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो सके मेरे साथ पढ़ने में। तो ये सारा कंसेप्ट को धीमे धीमे इसी चलते बताया। अब कल से जो हम लोग चलेंगे वो हो सकता है 1.5 घंटा का लेक्चर हो सके, 2 घंटा का भी लेक्चर हो सकेगा, और उस समय हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से हम लोग को मेजर पॉइंट वहां से हम लोग को आता है क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स यहीं तक रहने देते, बाकी कोई भी अगर क्वेरी होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।